दोस्तों, आज आप सुनेंगे शर्लक होम्स सीरीज की अगली कहानी द एडवेंचर ऑफ सिल्वर ब्लेज हिंदी में। मुझे डर है वॉटसन कि मुझे जाना होगा। एक सुबह जब हम नाश्ते के लिए बैठे तो शर्लक होम्स ने कहा, कहाँ जाना होगा? डार्टमूर किंग्स पाइलैंड। उसकी बात सुनकर मुझे हैरानी नहीं हुई। मुझे बस यही अचरज था कि वो इस विशेष केस में अब तक क्यों नहीं डूबा था जो इंग्लैंड के इस सिरे से उस सिरे तक चर्चा का विषय बना हुआ था। पूरे एक दिन मेरा मित्र सिर झुकाए, माथा सिकोड़े, तेज किस्म का काला तंबाकू पाइप में बार बार भरते हुए, किसी भी सवाल या टिप्पणी को अनसुना करता हुआ कमरे में चहलकदमी करता रहा। हमारे अखबार वाले ने उसे अखबारों के ताज़ा संस्करण ऊपर भिजवाए थे, लेकिन वो उन पर नज़र डालकर उन्हें कोने में फेंक देता था। हालांकि वो चुप था, लेकिन मैं जानता था कि इसकी वजह क्या है। जनता के सामने एक ही समस्या थी जो उसकी तर्क विद्या को भी नाकाम कर सकती थी, और वो थी वेसेक्स कप के चहेते की गुमशुदगी और उसके ट्रेनर की हत्या। इसलिए जब उसने अचानक कहा कि उसका इरादा इस नाटक के घटनास्थल पर जाकर तहकीकात करना है, तो ये वही था जिसकी मुझे आशा थी और जो मैं चाह भी रहा था। मैंने उससे कहा, अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे भी तुम्हारे साथ चलने में खुशी होगी। माय डियर वॉटसन, मेरे साथ चलकर तुम मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी दोगे, और मुझे लगता है कि तुम्हारा समय बेकार नहीं होगा, क्योंकि इस केस के कुछ ऐसे पहलू हैं जिनसे ये एकदम अनूठा बन जाता है। मेरे ख्याल से हमारे पास पैडिंगटन के लिए ट्रेन पकड़ने लायक काफ़ी समय है। रास्ते में मैं तुमको बाकी बातें बताऊंगा। तुम अपने बेहतरीन किस्म के फील्ड ग्लास लाकर मेरी मदद करो। और इस तरह करीब 1 घंटे बाद मैंने अपने आप को फर्स्ट क्लास के एक कोने में एग्जीटर की ओर जाते हुए पाया, जबकि अपनी यात्रा वाली कैप से अपने चेहरे को सजाए शर्लक होम्स जल्दी जल्दी ताज़ा अखबारों के बंडल में डूबा रहा जिनको वो पैडिंगटन से लाया था। हम रीडिंग को काफ़ी पीछे छोड़ आए थे जब उसने आखिरी अखबार को सीट के नीचे फेंका और अपना सिगार केस मेरी ओर बढ़ाया। हम लोग अच्छी रफ्तार से जा रहे हैं। खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी घड़ी पर नज़र डालकर वो बोला, हमारी रफ्तार इस समय 53.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने किलोमीटर वाले पोस्ट पर ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा। ना ही मैंने दिया, लेकिन इस लाइन में टेलीग्राफ के पोस्ट 30 मीटर की दूरी पर हैं और गिनती आसान है। मैं समझता हूं कि तुमको जॉन स्ट्रेकर की हत्या और सिल्वर ब्लेज की गुमशुदगी का मामला पहले से ही मालूम है। हाँ, मैंने देखा है कि टेलीग्राफ और द क्रॉनिकल अखबार इस बारे में क्या कहते हैं। ये उन केसों में से है मेरे दोस्त जिनमें तर्क करने वाले की कला को जानकारी के लिए काम में लाना चाहिए, ना कि ताज़ा सबूत के लिए। ये हादसा आम नहीं है और इतने सारे लोगों के लिए ज़रूरी कि हमारे पास इस समय अटकलों और तुक्कों का भंडार है। परेशानी है इन अटकलबाजों की बातों से असलियत को पहचान कर अलग करने की। फिर हमें देखना होगा कि क्या अनुमान लगाया जा सकता है और कौन सी वो खास बात है जिस पर ये पूरा राज टिका है। मंगलवार की शाम को मुझे टेलीग्राम मिले। एक कर्नल रॉस ने भेजा था जो घोड़े का मालिक है, और एक इंस्पेक्टर ग्रेगरी ने जो इस केस की जांच कर रहा है। वे दोनों मेरा सहयोग मांग रहे हैं। मंगल की शाम? मैं चौंक पड़ा। और आज तो गुरुवार की सुबह है, तो तुम कल वहां क्यों नहीं गए? क्योंकि मुझसे एक बड़ी गलती हो गई माय डियर वॉटसन। ये एक आम बात है और उसके लिए ही आश्चर्यजनक है जो मुझे सिर्फ तुम्हारे संस्मरणों के माध्यम से जानता है। बात यह है कि मैं समझता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंग्लैंड का सबसे बेहतरीन घोड़ा ज्यादा समय तक छुपा कर रखा जा सके, खासकर उत्तरी डार्टमूर जैसे कम आबादी वाले इलाके में। कल हर घंटे मुझे उम्मीद लगी रही कि खबर मिलेगी कि उसे ढूंढ निकाला गया है और उसको चुराने वाला ही जॉन स्ट्रेकर का हत्यारा भी था। पर जब दूसरी सुबह भी हो गई और मुझे पता चला कि फिट्जरॉय सिम्पसन नाम के नवयुवक को हिरासत में लिए जाने के अलावा और कुछ भी नहीं किया गया है, तब मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपने काम पर लग जाऊं। फिर भी कुछ मायनों में मुझे लगता है कि कल का दिन बेकार नहीं गया। तो क्या तुम किसी नतीजे पर पहुंच गए हो? मैंने पूछा। कम से कम केस के जरूरी मुद्दों की जानकारी तो मुझे मिल ही गई है। वे सब बातें मैं तुमको बताता हूँ,
क्योंकि किसी भी केस को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि किसी दूसरे को एक एक करके सारी बातें समझाई जाएं। मैं तुमसे भला सहयोग की उम्मीद कैसे रख सकता हूं अगर मैं शुरू से तुमको सारी बातें ना बताऊं। मैं सीट पर आराम से लेटकर सिगार के कश लेने लगा और होम्स ने अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया, सिल्वर ब्लेज ईसोनॉमी नस्ल का है और अपने पुरखों की तरह इसका रिकॉर्ड भी बेहतरीन है। अब ये अपने 5वें साल में है और अपने प्रभावशाली मालिक कर्नल रॉस के लिए घुड़दौड़ का हर इनाम जीत कर लाया है। इस हादसे के समय तक यही वेसेक्स कप में सबका चहेता रहा है और इसके ऊपर सट्टा भी लगा है। घुड़दौड़ प्रेमियों का ये सबसे चहेता रहा है और इसने कभी भी उनको निराश नहीं किया है, इसलिए इस पर हमेशा भारी रकम दांव पर लगाई जाती रही है। ये जाहिर है कि अगले मंगलवार को होने वाली घुड़दौड़ में सिल्वर ब्लेज के नहीं आने से कई लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। इस बात को किंग्स पाइलैंड वाले जानते थे कि कर्नल का ट्रेनिंग अस्तबल कहाँ पर है। इस प्रिय घोड़े की रक्षा करने का हर संभव उपाय किया गया था। इसका जो ट्रेनर है जॉन स्ट्रेकर, वो एक रिटायर्ड जॉकी है। वो 5 साल से कर्नल के पास जॉकी की तरह रहा है, 7 साल ट्रेनर के तौर पर, और उसने हमेशा अपने आप को योग्य और वफादार साबित किया है। उसके साथ 3 लड़के काम करते थे, क्योंकि वो केंद्र बहुत बड़ा नहीं था और उनके पास बस 4 ही घोड़े थे। उनमें से एक लड़का अस्तबल में सारी रात बैठता था और बाकी वहीं दुछत्ती पर सोते थे। तीनों बहुत ही अच्छे चरित्र वाले थे। जॉन स्ट्रेकर, जो शादीशुदा था, अस्तबल से 75 मीटर की दूरी पर बने एक छोटे से बंगले में रहता था। उसके कोई बच्चे नहीं हैं, एक नौकरानी रखी हुई है और उसका पारिवारिक जीवन सुखी था। आसपास का इलाका सुनसान है, लेकिन उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी पर कुछ बंगले हैं जो टैविस्टॉक के एक ठेकेदार ने बनवाए हैं, उन लोगों के लिए जो या तो अपंग हैं या फिर डार्टमूर की ताज़ा हवा का मजा लेना चाहते हैं। टैविस्टॉक पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि इतनी ही दूरी पर मेपलटन का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसका मालिक लॉर्ड बैकवाटर है और उसकी देखरेख साइलस ब्राउन करता है। हर दिशा में ये इलाका एकदम बियाबान है और कुछ में खाना बदोश ही इधर उधर घूमते दिखाई देते हैं। पिछली सोमवार की रात ये हालात थे जब हादसा घटा। उस शाम रोजाना की तरह घोड़ों को कसरत करवाकर नहलाया गया, खाना पानी दिया गया और 9 बजे अस्तबल के दरवाजे बंद कर दिए गए। 2 लड़के ट्रेनर के घर तक चलकर गए, जहां उन्होंने किचन में खाना खाया, जबकि तीसरा नेड हंटर चौकसी करता रहा। 9 बजने के कुछ मिनट बाद एडिथ बैक्स्टर नाम की नौकरानी उसका खाना लेकर अस्तबल में आई। उस दिन खाने में मटन का शोरबा बना था। वो अपने साथ पीने के लिए कुछ नहीं लाई थी, क्योंकि अस्तबल में पानी का नल मौजूद था और ये नियम था कि चौकसी करने वाला लड़का पानी के अलावा और कुछ नहीं पी सकता। नौकरानी अपने साथ लालटेन लेकर गई थी, क्योंकि वहां बहुत अंधेरा था और वो रास्ता खुले बियाबान से होकर जाता था। एडिथ बैक्स्टर अस्तबल से जब 10 मीटर की दूरी पर थी, तब अंधेरे से एक आदमी निकला और उसने उससे रुकने के लिए कहा। जब वो लालटेन की पीली रोशनी के दायरे में आया तो उसने देखा कि ये कोई शरीफ सा दिखने वाला आदमी था, जो ट्वीड का सूट पहने था और उसके सिर पर कपड़े की कैप थी। उसके हाथ में एक मोटी छड़ी थी, पर उसके चेहरे की सफेदी और हाव भाव में घबराहट उसको सबसे ज्यादा याद रही। उसके ख्याल से उसकी उम्र 30 से कम नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही रही होगी। उस आदमी ने नौकरानी से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं कहाँ हूँ? मैंने तो इस बियाबान में ही सोने का लगभग मन बना लिया था कि तभी मुझे तुम्हारी लालटेन की रोशनी दिखाई दी। एडिथ ने कहा, तुम इस वक्त किंग्स पाइलैंड के अस्तबल के पास हो। इस पर वो खुश होकर बोला, अच्छा, वाकई? क्या बात है। मैंने सुना है कि एक लड़का अस्तबल में हर रात सोता है। शायद ये खाना तुम उसी के लिए ले जा रही हो। अब मुझे यकीन है कि तुम एक नई ड्रेस की कीमत लेना अपने सम्मान के खिलाफ नहीं समझोगी, क्यों? इतना कहकर उसने सफ़ेद कागज की एक छोटी सी पुड़िया अपनी जेब से निकाली और बोला, ये देखना कि लड़का आज रात को ये खा ले और मैं तुमको सबसे सुंदर ड्रेस दिलवाऊंगा। उसके बात करने के अंदाज से नौकरानी डर गई और उसे परे छोड़कर भागकर उस खिड़की तक गई जिसमें से वो खाना दिया करती थी। वो खिड़की पहले से ही खुली थी और हंटर अंदर छोटी मेज पर बैठा था। उसने उसे बताना शुरू किया कि क्या हुआ था कि इतने में ही वो अजनबी फिर से वहां आ गया। उस खिड़की से अंदर देखता हुआ वो बोला, गुड इवनिंग, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लड़की बार बार ये कह रही थी कि जब वो बोल रहा था तो उसकी बंद मुट्ठी से
उसने कागज के उस छोटे से लिफाफे का कोना देखा था। लड़के ने उससे पूछा, तुम्हें यहाँ पर क्या काम है? अजनबी ने कहा, ये एक ऐसी बात है जिससे तुम्हारी जेबें भर सकती हैं। तुम्हारे पास वेसेक्स क्लब के लिए 2 घोड़े हैं, सिल्वर ब्लेज और बेयॉर्ड। मैं सीधी बात करता हूँ और तुम नुकसान में नहीं रहोगे। क्या ये सच है कि बेयार्ड दूसरे घोड़े से आगे दौड़ सकता है और अस्तबल ने अपना पैसा इसके ऊपर लगाया है? लड़का चिल्ला पड़ा, अच्छा, तो तुम उन दलालों में से एक हो। मैं दिखाता हूँ कि किंग्स पाइलैंड में ऐसे लोगों से क्या सलूक किया जाता है। इतना कहकर वो लपक कर कुत्ते को खोलने के लिए दौड़ा। लड़की घर की तरफ भाग गई, पर दौड़ते दौड़ते उसने मुड़कर पीछे देखा और पाया कि अजनबी खिड़की के अंदर झुका हुआ है। 1 मिनट बाद जब हंटर शिकारी कुत्ते के साथ बाहर आया तो वो जा चुका था। लड़के ने दौड़कर सब जगह देखा, पर फिर उसे वो कहीं नहीं दिखाई दिया। मैंने पूछा, 1 मिनट रुको होम्स, क्या अस्तबल वाले लड़के ने बाहर जाने से पहले दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया था? बहुत बढ़िया वॉटसन, बहुत बढ़िया, होम्स बुदबुदाया। मुझे भी ये बात इतनी ज़रूरी लगी कि कल मैंने डार्टमूर तार भेजकर इस बात की जानकारी मांगी थी। लड़के ने निकलने से पहले ताला लगाया था। मैं ये कह सकता हूँ कि खिड़की इतनी बड़ी नहीं थी कि कोई उसमें से आ जा सके। हंटर ने तब तक इंतजार किया जब तक उसके साथ वाले लड़के लौटकर नहीं आए, और फिर उसने ट्रेनर को संदेश भेजा और उसे खबर दी कि क्या हुआ था। स्ट्रेकर सारी बात सुनकर उत्तेजित हो गया, लेकिन वो इसका मतलब समझ नहीं पाया। वो कुछ परेशान सा हो गया, और मिसेस स्ट्रेकर जब 1 बजे सुबह जागी तो उसने उसे कपड़े बदलते देखा। पत्नी के सवालों के जवाब में उसने कहा कि घोड़ों की चिंता में वो सो नहीं पाया था और अब वो अस्तबल में जाकर देखना चाहता है कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। उसने उससे बहुत कहा कि वो ना जाए, क्योंकि उसे खिड़कियों पर बारिश के गिरने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन बीवी की बहुत मिन्नतों के बावजूद वो अपनी बड़ी बरसाती पहनकर बाहर चला गया। मिसेस स्ट्रेकर जब सवेरे 7 बजे सोकर उठी तो उसे पता चला कि उसका पति अभी तक लौटकर नहीं आया था। उसने जल्दी से कपड़े पहने, नौकरानी को बुलाया और अस्तबल की ओर चल दी। वहां का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर कुर्सी पर गठरी बना हंटर बिल्कुल बेहोशी की हालत में बैठा था। सबके प्रिय घोड़े का अस्तबल खाली था और उसके ट्रेनर का कुछ अता पता नहीं था। ऊपर दुछत्ती में सो रहे दोनों लड़कों को जल्दी से जगाया गया। उन्होंने रात में कुछ नहीं सुना था, क्योंकि दोनों की नींद गहरी थी। जाहिर था हंटर किसी तेज नशीली चीज के प्रभाव में था, क्योंकि उसे जरा भी होश नहीं था। उसको होश में आने तक वैसे ही छोड़ दिया गया, जबकि दोनों लड़के और दोनों औरतें घोड़े और ट्रेनर की तलाश में निकल पड़े। उन्हें अब भी उम्मीद थी कि ट्रेनर ही किसी वजह से घोड़े को सुबह सुबह कसरत के लिए ले गया होगा, लेकिन घर के पास की छोटी पहाड़ी पर चढ़ते ही, जहां से सारा इलाका दिखलाई पड़ता था, उनको अपने प्रिय घोड़े का तो कुछ सुराग नहीं दिखा, बल्कि कुछ ऐसा दिखा जिससे इन्हें यह आशंका हुई कि ये लोग किसी ट्रेजेडी के सामने खड़े हैं। अस्तबल से 1 किलोमीटर की दूरी पर जॉन स्ट्रेकर का ओवरकोट एक झाड़ी में लहरा रहा था। उसके बिल्कुल पास एक गोल गड्ढा था। उसकी तली में बेचारे ट्रेनर की लाश पड़ी थी। किसी भारी हथियार से उसका सिर चकनाचूर कर दिया गया था और उसकी जांघ भी जख्मी थी, जहां एक लंबा घाव था जो किसी धारदार औजार से हुआ लगता था। ये साफ था कि स्ट्रेकर ने अपने हमलावरों से बचाव की कोशिश की थी, क्योंकि उसके दाएं हाथ में एक छोटा सा चाकू था जिसके हैंडल तक खून लगा हुआ था, जबकि उसके बाएं हाथ में लाल और काली सिल्क की टोपी थी, जो नौकरानी ने पहचान ली कि वो टोपी उस अजनबी ने पहन रखी थी जो पिछली शाम अस्तबल में आया था। अपनी बेहोशी टूटने पर हंटर भी पूरे भरोसे से बता रहा था कि टोपी का मालिक कौन था। उसे ये भी यकीन था कि उसी अजनबी ने खिड़की पर खड़े खड़े उसके मटन में नशा घोल दिया था, इसीलिए अस्तबल का चौकीदार नाकाम हो गया। जहां तक गुमशुदा घोड़े की बात है, उस गड्ढे की मिट्टी में कई सबूत दिखाई दिए जो ये बता रहे थे कि संघर्ष के समय वो यहीं मौजूद था, लेकिन उसके बाद से वो गायब था और बहुत बड़े इनाम की घोषणा और सारे खाना बदोशों को सतर्क कर देने के बावजूद उसकी कोई खबर नहीं आई है। अब अस्तबल वाले लड़के के बचे हुए खाने की जांच से पता चला कि उसमें काफी मात्रा में अफीम थी, जबकि घर के बाकी लोगों ने भी वही खाना खाया था। उनके ऊपर उस रात कोई बुरा असर नहीं पड़ा था। पूरे केस के यही मुख्य मुद्दे हैं। इनमें कोई अटकलबाजी नहीं है और बिल्कुल सपाट ढंग से मैंने तुम्हें इन्हें सुनाया है। अब मैं ये बताता हूँ कि पुलिस ने इस मामले में क्या किया है।
इंस्पेक्टर ग्रेगरी, जिसको ये केस दिया गया है, काफी काबिल है। उसमें बस थोड़ी सी कल्पना शक्ति और होती तो वो अपने पेशे में काफी ऊंचा उठ सकता था। वहां पहुंचने पर उसने उस आदमी को ढूंढकर हिरासत में ले लिया जिस पर शक होना स्वाभाविक था। उसे ढूंढने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो उन्हीं में से एक बंगले में रहता था जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। ऐसा पता चला है कि उसका नाम फिट्जरॉय सिम्पसन है। वो ऊंचे खानदान का और अच्छी शिक्षा प्राप्त है। उसने घुड़दौड़ों पर बहुत पैसा बहाया था और अब वो लंदन के खेल क्लबों में बुक कीपिंग का काम करता है। उसकी सट्टे की किताब की जांच से पता चला है कि उसने लोकप्रिय घोड़े के खिलाफ 5,000 पाउंड का दांव लगाया हुआ था। पकड़े जाने पर उसने बयान दिया कि वो इस उम्मीद में डार्टमूर आया था कि किंग्स पाइलैंड के घोड़ों के बारे में जानकारी पा सके और डेस्बोरो के बारे में भी, जो दूसरा लोकप्रिय घोड़ा था और साइलस ब्राउन की देखरेख में मेपल्टन अस्तबल में था। उसने इस बात से इनकार करने की कोशिश नहीं की कि उसने कल शाम वैसा नहीं किया जो उसके बारे में बताया गया था। उसने ये भी कहा कि उसका कोई गलत इरादा नहीं था, पर खुद ही सब कुछ जानने का इरादा रखता था। जब उसे उसकी टोपी दिखाई गई तो वो बिल्कुल पीला पड़ गया और बिल्कुल नहीं बता सका कि वो मृतक के हाथ में कैसे आई। उसके गीले कपड़ों से पता चलता था कि वो पिछली रात तूफान में बाहर रहा था और उसकी छड़ी, जिसके ऊपर निकल की पॉलिश की गई थी, ठीक वैसा ही हथियार था जिससे बार बार वार करने पर उस तरह की चोटें लग सकती हैं जिनकी वजह से ट्रेनर की मौत हुई थी। दूसरी ओर उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, जैसा स्ट्रेकर के चाकू पर लगे खून से पता चल रहा था कि उसका हमलावर भी जख्मी हुआ था। अब वॉटसन, मैंने संक्षेप में तुम्हें सारी बात बता दी है और अगर तुम मुझे कोई सुझाव दे सको तो मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। मैंने बहुत ही दिलचस्पी से ये सारी बातें सुनी थीं जो होम्स ने बिल्कुल साफ ढंग से मेरे सामने रखी थीं। हालांकि इनमें से ज़्यादातर बातें मुझे पहले से ही मालूम थीं, लेकिन मैंने उनके महत्व को पहले नहीं समझा था, न ही उनके एक दूसरे से संबंधित होने के बारे में सोचा था। मैंने कुछ सोचकर सुझाव दिया, क्या ये नहीं हो सकता कि स्ट्रेकर की जांघ पर वो घाव खुद उसी के चाकू से लगा हो, जैसा दिमाग पर चोट लगने के बाद दौरा पड़ने से अक्सर हो जाता है? ये बिल्कुल हो सकता है, होम्स ने कहा। तो इस हालत में आरोपी के पक्ष में उठा एक पहलू अपने आप ही खत्म हो जाता है। और फिर भी मैं अब भी नहीं समझ पा रहा हूं कि पुलिस इस केस के बारे में क्या अनुमान लगा रही है, मैंने कहा। मुझे डर है कि हम जो भी अनुमान लगाते हैं उसमें कोई ना कोई गंभीर आपत्ति सामने आ जाती है, मेरा दोस्त बोला। मैं समझता हूं कि पुलिस ये मानकर चल रही है कि फिट्जरॉय सिम्पसन ने लड़के के खाने में नशीली चीज मिलाई, क्योंकि उसे किसी तरह डुप्लीकेट चाबी मिल गई थी। उसने अस्तबल का दरवाजा खोला और घोड़े को इस इरादे से ले गया कि उसका अपहरण कर लेगा। घोड़े की काठी गायब है, इसलिए सिम्पसन ने ही उसे पहनाई होगी। फिर दरवाजा खुला छोड़कर वो घोड़े को लिए जा रहा होगा कि ट्रेनर ने उसे पकड़ लिया होगा। जाहिर है कि वहां हाथापाई हुई होगी और सिम्पसन ने ट्रेनर का सिर अपनी छड़ी से फोड़ दिया होगा। खुद उसे उस चाकू से कोई चोट नहीं लगी जो ट्रेनर ने अपनी रक्षा के लिए निकाला था। और फिर चोर या तो घोड़े को किसी छुपने की जगह ले गया होगा या फिर अब बियाबान में भटकता फिर रहा होगा। पुलिस की नज़र में ऐसा ही हुआ होगा, और हालांकि ऐसा होना मुमकिन नहीं है तो बाकी सारे अनुमान भी असंभव जान पड़ रहे हैं। फिर भी एक बार जब मैं घटनास्थल पर पहुंच जाऊं तब मैं देखकर बता पाऊंगा कि बात क्या थी। तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम छोटे से टैविस्टॉक शहर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। 2 लोग स्टेशन पर हमारा इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक लंबा और गोरा था, जिसकी लंबी दाढ़ी और मूछें थीं और पैनी हल्की नीली आंखें। दूसरा छोटे कद का था, चौकन्ना, साफ सुथरा, फ्रॉक कोट और गैरलिस पहने, कटी हुई दाढ़ी और आई ग्लास लगाए। ये कर्नल रॉस था, मशहूर खिलाड़ी, और दूसरा इंस्पेक्टर ग्रेगरी, जो इंग्लैंड की जासूसी सेवा में तेजी से उभर कर सामने आ रहा था। कर्नल ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम आ गए मिस्टर होम्स। इंस्पेक्टर ने सब कुछ कर लिया है, लेकिन मैं हर हाल में बेचारे स्ट्रेकर का बदला लेना चाहता हूँ और अपना घोड़ा वापस पाना चाहता हूँ। क्या कोई नई बात सामने आई है? होम्स ने पूछा। मुझे अफसोस है कि हम केस में ज्यादा आगे नहीं बढ़े हैं, इंस्पेक्टर ने कहा। बाहर एक खुली गाड़ी खड़ी है, क्योंकि तुम अंधेरा होने से पहले घटनास्थल पर जाना चाहोगे। हम गाड़ी में बैठकर ही बाकी बातें करेंगे। 1 मिनट बाद हम एक आरामदायक गाड़ी में बैठे हुए थे और पुराने शहर से गुजर रहे थे।
इंस्पेक्टर ग्रेगरी अपने केस के बारे में जानकारी दिए जा रहा था। बीच बीच में कभी कभी होम्स कुछ पूछ भी लेता था। कर्नल रॉस अपना हैट आंखों तक झुकाए आराम से पसरा हुआ था, जबकि मैं बड़ी दिलचस्पी से दोनों जासूसों के बीच की बातचीत सुन रहा था। ग्रेगरी अपना अनुमान बता रहा था, जो ठीक वही था जो ट्रेन में होम्स ने बताया था। फिट्जरॉय सिम्पसन पर शिकंजा कसता जा रहा है और मुझे भी लगता है कि हमें उसी की तलाश है, लेकिन साथ ही मैं ये भी मानता हूं कि जो सबूत हैं वे हालात पर आधारित हैं और केवल कोई भी नई बात ही इनको गलत साबित कर सकती है, इंस्पेक्टर ने कहा। स्ट्रेकर के चाकू का क्या हुआ? होम्स ने पूछा। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वो गिर गया था और चोट लग गई। मेरे दोस्त वॉटसन ने भी रास्ते में ये अनुमान लगाया था। अगर ऐसा है तो ये सिम्पसन के खिलाफ जाती है, होम्स ने कहा। बेशक, उसके पास न चाकू है न कोई चोट के निशान। उसके खिलाफ सबूत पक्के हैं। उसको इस घोड़े के गायब हो जाने से बड़ा फायदा है। ऐसा साफ लग रहा है कि उसी ने अस्तबल के लड़के को जहर देने की कोशिश की। वो बाहर तूफान में भी गया था। उसके हाथ में मोटी छड़ी थी और उसकी टोपी मृतक के हाथ में मिली थी। मैं समझता हूं कि अदालत में जाने के लिए इतने सबूत काफी हैं। इंस्पेक्टर की इस बात पर होम्स ने सिर हिलाया। अगर बचाव पक्ष समझदार है तो वो इन दलीलों की धज्जियां उड़ा देगा। वो घोड़े को अस्तबल के बाहर क्यों ले गया? अगर वो उसे चोट पहुंचाना चाहता था तो वहीं क्यों नहीं मारा? क्या उसके पास डुप्लीकेट चाबी मिली है? कौन से केमिस्ट ने उसे अफीम बेची थी? सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो, जो इस इलाके में अजनबी है, घोड़े को छुपाएगा कहाँ, और वो भी ऐसा घोड़ा। वो खुद उस कागज की पुड़िया के बारे में क्या कहता है जो वो नौकरानी को दे रहा था ताकि वो अस्तबल वाले लड़के को दे सके। उसका कहना है कि वो 10 पाउंड का एक नोट था। एक नोट उसके पर्स में मिला है। पर तुम्हारी बाकी मुश्किलें इतनी कठिन नहीं हैं। वो इस इलाके के लिए अजनबी नहीं है। वो गर्मी में 2 बार टेविस्टॉक में रह चुका है। अफीम शायद लंदन से आई थी। चाबी पुरानी होने पर शायद फेंक दी गई होगी। घोड़ा बियाबान में किसी गड्ढे में पड़ा होगा। और टोपी के बारे में उसका क्या कहना है? होम्स ने पूछा। वो मान रहा है कि वो टोपी उसी की है और उसने कहा कि वो उससे खो गई थी। लेकिन केस में एक नया मोड़ आ गया है, शायद जिसकी वजह से समझ में आता है कि वो घोड़े को अस्तबल से क्यों ले गया था। ये बात सुनते ही होम्स के कान खड़े हो गए। इंस्पेक्टर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हमें कुछ सुराग मिले हैं जिनसे पता चल रहा है कि खाना बदोशों का एक दल सोमवार की रात को हत्या वाली जगह से 1 किलोमीटर की दूरी पर डेरा जमाए था। मंगलवार को वे जा चुके थे। अब अगर ये माने कि सिम्पसन और खाना बदोशों में कोई समझौता हुआ था, क्या ये नहीं हो सकता कि वो घोड़े को उनके दल के पास ले जा रहा था जब उसे ट्रेनर ने पकड़ा? और क्या घोड़ा इस वक्त उनके पास नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, होम्स ने कहा। पूरा इलाका उन खाना बदोशों को ढूंढने के लिए छाना जा रहा है। मैंने टेविस्टॉक का हर अस्तबल भी देख लिया है जो 20 किलोमीटर के दायरे में है। यहाँ पर शायद एक और ट्रेनर अस्तबल पास में ही है, होम्स ने पूछा। हाँ, ये बात भी हमें ध्यान में रखनी होगी, इंस्पेक्टर ने कहा, क्योंकि उनका घोड़ा डेस्बोरो सट्टे के बाजार में दूसरे नंबर पर था। उनको पहले नंबर के घोड़े के गायब हो जाने में बहुत फायदा था। ट्रेनर साइलस ब्राउन के बारे में सभी जानते हैं कि उसने इस घुड़दौड़ में काफ़ी बड़ा सट्टा लगाया था और बेचारे स्ट्रेकर का कोई दोस्त नहीं था। लेकिन हमने अस्तबल की जांच कर ली है और उस पर शक की कोई वजह नहीं दिखी। और सिम्पसन नाम के इस आदमी का मेपल्टन अस्तबल से कोई वास्ता नहीं था, होम्स ने पूछा। बिल्कुल नहीं। होम्स आराम से गाड़ी में पसर गया और बातचीत रुक गई। कुछ देर बाद हमारे ड्राइवर ने गाड़ी लाल ईंटों वाले एक बंगले के सामने रोकी जो सड़क के किनारे था। कुछ दूरी पर एक लंबी इमारत थी। बाकी हर दिशा में बियाबान का ढलान था जो सूखी पत्तियों की वजह से तांबे के रंग का दिखाई दे रहा था और क्षितिज तक फैला हुआ था। पश्चिम की ओर घरों का समूह था जहां मेपल्टन अस्तबल थे। हम सभी लपक कर बाहर आ गए, लेकिन शर्लॉक होम्स वहीं पर लेटा रहा। उसकी आंखें आसमान की ओर थीं। वो अपने ख्यालों में पूरी तरह डूबा हुआ था। जब मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा तो वो चौंक कर उठा और नीचे उतरता हुआ बोला, ओह माफ करना, मैं यूं ही सोच में डूब गया था। उसकी आंखों में चमक थी और हाव भाव में उत्साह, जिससे मुझे यकीन हो गया कि जरूर उसके हाथ में कोई सुराग आ गया है, क्योंकि मैं उसकी आदतों को और उसकी इस आंखों की चमक को अच्छी तरह पहचानता था।
लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कौन सा सुराग मिला होगा। ग्रेगरी ने उससे पूछा, शायद तुम फौरन घटनास्थल पर चलना चाहोगे होम्स। मैं सोचता हूं कि मैं यहीं रहना चाहूंगा और 1-2 मुद्दों पर गौर करूंगा। स्ट्रेकर को वापस यहीं पर लाया गया था क्या? हाँ, उसे ऊपर लिटाया गया है। जांच कल की जाएगी। क्या तुम्हारे पास उन सारी चीजों का ब्यौरा है इंस्पेक्टर, जो मौत के बाद उसकी जेब से मिली थी? हाँ, वे सारी चीजें सिटिंग रूम में रखी हैं, अगर तुम देखना चाहो तो, इंस्पेक्टर ने कहा। हाँ बिल्कुल, मैं उन्हें जरूर देखना चाहूंगा। हम सब आगे वाले कमरे में आ गए, बीच में रखी मेज के इर्द गिर्द बैठ गए। इंस्पेक्टर ने एक चौकोर टीन का बक्सा खाली किया और हमारे सामने कुछ चीजों का छोटा सा ढेर लगा दिया। उसमें 2 इंच की एक मोमबत्ती, एक पाइप, सोने की जंजीर वाली चांदी की घड़ी, लंबी कटी कैवेंडिश चॉकलेट, सोने के 5 सिक्के, एल्यूमिनियम का एक पेंसिल केस, कुछ कागज, हाथी दांत के हैंडल वाला एक चाकू जिसकी धार नाजुक थी पर मोड़ी नहीं जा सकती थी, जिस पर वाइस एंड कंपनी लंदन लिखा था। ये तो बड़े अलग किस्म का चाकू है, होम्स ने उसे उठाकर बारीकी से देखते हुए कहा। मुझे इस पर लगे खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। यही उस मृतक के हाथ में पाया गया चाकू है। वॉटसन, ये चाकू तो तुम्हारे पेशे में काम आने वाले चाकू जैसा है। क्या नाम है इसका? इसे हम मोतियाबिंद चाकू या कैटरैक्ट नाइफ कहते हैं, मैंने कहा। मुझे भी यही लगा था। एक बड़ी ही नाजुक धार जो बड़ी बारीकी से काटने के काम आती है, लेकिन किसी मुश्किल काम में लगे व्यक्ति के लिए ये चाकू लेकर घूमना समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये उसकी जेब में रखा ही नहीं जा सकता था। इंस्पेक्टर ने बताया, इस चाकू की नोक कॉर्क के गोले से ढकी थी जो हमें इसकी लाश के पास मिली। इसकी पत्नी बताती है कि यह चाकू कुछ दिनों तक ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा था और कमरे से निकलते समय उसने इसे उठा लिया था। ये एक मामूली हथियार था, पर उस समय शायद यही उसके हाथ लगा होगा। हाँ, हो सकता है। ये कागज कैसे हैं? होम्स ने पूछा। इनमें से 3 भूसा विक्रेताओं के ब्यौरे हैं। एक कर्नल रॉस की लिखे हुए निर्देशों की चिट्ठी है। ये एक 37 पाउंड का बिल है जो बॉर्ड स्ट्रीट की मैडम लजूरियट ने विलियम डार्बिशर के लिए भेजा है। मिसेस स्ट्रेकर ने बताया कि डार्बिशर उसके पति का दोस्त है और कभी कभी उसके पत्र उनके पते पर आते थे। होम्स ने उस कागज को पढ़ते हुए कहा, मैडम डार्बिशर को महंगी चीजें पसंद आती हैं। एक ड्रेस के लिए 22 सोने के सिक्के काफी महंगे हैं। ऐसा लगता है कि इनसे कुछ मालूम नहीं हो सकता। और अब हम घटनास्थल पर चलते हैं। जब हम सीटिंग रूम से बाहर आए तो गलियारे में इंतजार करती एक स्त्री आगे आई और उसने इंस्पेक्टर की बाह पर हाथ रख दिया। उसका चेहरा निचुड़ा हुआ था, पतला और जानने को उत्सुक, और उस पर हाल में हुए हादसे की छाप थी। वो हाँफते हुए बोली, क्या तुमने उनको ढूंढ निकाला? नहीं मिसेस स्ट्रेकर, लेकिन मिस्टर होम्स लंदन से हमारी मदद करने आए हैं और हम हल निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। होम्स ने उस औरत से पूछा, क्या मैं तुमसे प्लाईमाउथ में एक पार्टी के दौरान कुछ समय पहले नहीं मिल चुका हूं मिसेस स्ट्रेकर? नहीं सर, आपको धोखा हुआ है, उस औरत ने कहा। अरे, मैं तो ये भी कह सकता हूं कि तुमने हल्के भूरे रंग की सिल्क की ड्रेस पहनी थी जिस पर किनारे में शुतुरमुर्ग के पंख लगे थे। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई ड्रेस नहीं है, उस औरत ने जवाब दिया। ओह, माफ कीजिएगा, शायद मुझसे गलती हुई, होम्स ने कहा और इंस्पेक्टर के पीछे पीछे बाहर निकल गया। थोड़ी दूर चलने के बाद हम उस गड्ढे के पास पहुंचे जहां लाश मिली थी। उसके नीचे वो झाड़ी थी जहां कोट टंगा हुआ था। होम्स ने पूछा, मेरे ख्याल से उस रात हवा बिल्कुल नहीं थी। नहीं, हवा तो नहीं थी, लेकिन बहुत तेज बरसात हो रही थी, इंस्पेक्टर ने बताया। उस हालत में ओवरकोट वहां पर उड़कर नहीं गया, बल्कि वहां पर रखा गया था। हाँ, लेकिन वो झाड़ी पर था। तुम्हारी बात सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है। मैं देख रहा हूं कि इस जगह बहुत ज्यादा आना जाना रहा है। इसमें शक नहीं है कि सोमवार की रात से यहाँ कई जोड़ी पैर आए गए हैं। वहां पर एक चटाई सी बिछा दी गई और हम सब उसके ऊपर खड़े थे। बहुत बढ़िया, इंस्पेक्टर ने अपने हाथ में पकड़ा बैग उसे दिखाते हुए कहा। इस बैग में मेरे पास एक तो वो बूट है जो स्ट्रेकर ने पहना था, और एक फिट्जरॉय सिम्पसन का जूता और सिल्वर ब्लेज की एक पुरानी नाल। माय डियर इंस्पेक्टर, तुम तो बहुत ही काबिल हो।
होम्स ने उसके हाथ से बैग ले लिया और गड्ढे में उतरकर मैटिंग को बीच में सरका दिया। फिर मुंह के बल लेटकर हाथों पर ठोड़ी धरे उसने अपने सामने पड़ी मिट्टी को परखा। अचानक वो बोला, आहा, ये क्या है? ये एक मोम का टुकड़ा था, आधा जला हुआ, और उस पर इतनी धूल जमा थी कि एक नज़र देखने में वो लकड़ी का टुकड़ा लग रहा था। खिसियाते हुए इंस्पेक्टर ने कहा, पता नहीं ये मुझसे कैसे चूक गया। ये मिट्टी में गड़ा हुआ था, इसलिए दिखाई नहीं पड़ा। मुझे तो इसलिए दिखा क्योंकि मैं खास तौर पर इसे ढूंढ रहा था। क्या तुम्हें उम्मीद थी यहाँ एक मोम का टुकड़ा मिलेगा? मुझे लग रहा था कि ये नामुमकिन नहीं है। फिर उसने बैग में से बूट निकाले और उनको जमीन पर पड़े निशानों से नापा। फिर वो गड्ढे से बाहर आया और घास और झाड़ियों में झुककर कुछ ढूंढने लगा। इंस्पेक्टर ने कहा, मुझे लगता नहीं कि अब और कोई निशान बचे होंगे। मैंने 90 मीटर के दायरे में पूरा इलाका बहुत बारीकी से छान लिया है। अच्छा, उठते हुए होम्स ने कहा, जब तुम कह रहे हो तो मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं करनी चाहिए, पर मैं अंधेरा होने से पहले जरा इस इलाके की सैर करना चाहता हूँ, जिससे कल मुझे ये सब जाना पहचाना लगे, और मैं इस घोड़े की नाल को अपनी जेब में रख लेता हूँ ताकि सब कुछ ठीक रहे। कर्नल रॉस, जो मेरे दोस्त के शांत और कायदेपूर्ण तरीके से बेचैन हो रहा था, उसने अपनी घड़ी की ओर देखा। फिर वो बोला, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो इंस्पेक्टर। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मुझे तुम्हारी राय चाहिए, खासकर ये कि आम जनता के प्रति हमारा ये फर्ज बनता है या नहीं कि हम अपने घोड़े का नाम घुड़दौड़ से हटा लें। होम्स ने दृढ़ता से कहा, बिल्कुल नहीं। मेरी माने तो मैं ये नाम बना रहने दूंगा। कर्नल ने अभिवादन किया। तुम्हारी राय लेकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। तुम्हारी सैर खत्म हो जाए तो स्ट्रेकर के घर हमें मिल जाना, फिर हम एक साथ टेविस्टॉक तक चलेंगे। वो इंस्पेक्टर के साथ जाने के लिए मुड़ गया। होम्स और मैं धीरे धीरे उस इलाके में घूमने लगे। मेपलटन के अस्तबलों के पीछे सूरज ढलने लगा था और हमारे सामने का लंबा ढलान सोने जैसे रंग में नहाया हुआ था। मेरा दोस्त किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। काफी देर बाद वो बोला, ऐसा है वॉटसन, फिलहाल के लिए ये सवाल टाल देते हैं कि जॉन स्ट्रेकर को किसने मारा, और सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि घोड़े का क्या हुआ। अब अगर ये माने कि हादसे के पहले या बाद में वो किसी तरह निकल भागा, तो सवाल ये है कि फिर वो कहाँ गया। घोड़ा बड़ा मिलनसार होता है। अगर वो अकेला होता तो अपनी छठी इंद्रिय के सहारे या तो किंग्स आइलैंड लौट जाता या फिर मेपलटन की ओर जाता। वो इस बियाबान में क्यों भटकता फिरता? अब तक वो किसी ना किसी को दिखाई पड़ चुका होता, और खाना बदोशों को उसका अपहरण करने की क्या जरूरत थी? ये लोग तो संकट देखते ही भाग खड़े होते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि पुलिस उन्हें तंग करे। वे ऐसे घोड़े को बेचने की उम्मीद तो कतई नहीं कर सकते थे। इससे वो लोग खुद जोखिम में पड़ जाते, और उसे चुराने से उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला था। ये बात तो साफ है। तो फिर वो कहाँ हो सकता है? मैंने पूछा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि वो या तो किंग्स आइलैंड गया होगा या मेपलटन। वो किंग्स आइलैंड में नहीं है, इसलिए इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो मेपलटन में है। हम इस बात को मानकर चलेंगे और देखेंगे कि इसका क्या नतीजा निकलता है। जैसा कि इंस्पेक्टर ने बताया, ये इलाका बहुत ही सूखा और सख्त है, लेकिन मेपलटन की ओर ये ढलने लगता है, और यहाँ से तुम देख सकते हो कि वहाँ पर एक लंबा गड्ढा है जो सोमवार रात को काफी गीला रहा होगा। अगर हमारा अंदाज ठीक है तो घोड़े ने उसको पार किया होगा, और वहीं से हमको अपने सुराग ढूंढने शुरू करने होंगे। इस सारी बातचीत के दौरान हम तेज तेज चल रहे थे। कुछ ही मिनटों में हम उस गड्ढे तक आ पहुंचे। होम्स के आग्रह पर मैं दाएं किनारे पर गया और वो बाएं किनारे पर। मैं अभी 50 कदम भी नहीं चला था कि मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना और देखा कि वो मेरी ओर हाथ हिला रहा है। उसके आगे की मुलायम मिट्टी में घोड़े के पैरों का निशान साफ दिख रहा था, जो कि उसकी जेब में पड़ी नाल से हूबहू मेल खा रहा था। होम्स ने कहा, जरा कल्पना की शक्ति देखो, ये गुण ग्रेगरी के पास नहीं है। हमने पहले कल्पना की कि क्या हुआ होगा, फिर उस अनुमान पर काम किया, और देखो कि हम सही थे। चलो अब चलते हैं। हम दलदल वाले इलाके से गुजरते हुए फिर 2 किलोमीटर सूखी सख्त जमीन पर आए। यहाँ पर फिर से ढलान थी और हमें फिर से वे निशान दिखे।
फिर 2 किलोमीटर तक वे खो गए, लेकिन मेपलटन के पास फिर से दिखाई पड़े। होम्स ने ही पहले उनको देखा और वो विजयी भाव से उनकी ओर इशारा करते हुए खड़ा हो गया। घोड़े के साथ साथ किसी आदमी के चलने के निशान भी थे। लेकिन पहले तो घोड़ा अकेला था, मैं चिल्लाया। बिल्कुल, पहले वो अकेला था। अरे ये क्या है? दोहरे निशान अचानक किंग्स पाइलैंड की ओर मुड़ गए। होम्स ने सीटी बजाई और हम दोनों उसके पीछे पीछे चले। उसकी आंखें निशानों पर ही टिकी थीं, लेकिन मैंने थोड़ा सा अपने आजू बाजू देखा और मुझे ताज्जुब हुआ कि वही निशान वापस फिर से उल्टी दिशा में आ रहे हैं। जब मैंने उसका ध्यान इस ओर खींचा तो होम्स ने कहा, तुम्हें शाबाशी देनी होगी वॉटसन, तुम्हारी वजह से हम बहुत दूर पैदल चलने से बच गए हैं। वापसी में हमें अपने पैरों के भी निशान मिलते। चलो वापस चलते हैं। हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। हम मेपलटन अस्तबल के गेट पर आ खड़े हुए थे। जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, एक साइस दौड़ता हुआ बाहर आया। होम्स ने उससे कहा, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर मैं कल सुबह 5 बजे आऊं तो क्या तुम्हारे मालिक मिस्टर साइलस ब्राउन के लिए बहुत ज्यादा जल्दी होगा? इतना कहकर उसने अपनी जेब से निकालकर एक सिक्का धीरे से उसे दिखाया। आपका अनुमान सही है, साइस ने कहा। उस समय अगर कोई जागा हुआ होता है तो वो सिर्फ मेरा मालिक। अभी वो यहीं है और तुम्हारे सवालों का जवाब खुद ही दे देगा। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे पैसे लेते हुए देखे। बाद में चाहो तो दे देना। शर्लॉक होम्स ने अपना सिक्का अपनी जेब में वापस डाला ही था कि तभी एक लड़ाकू सा दिखने वाला अधेड़ आदमी गेट से बाहर आया। उसके हाथ में चाबुक था। वो गुर्राया, ये क्या डॉसन, कोई फालतू की बात नहीं करनी है, जाकर अपना काम करो। और तुम कौन हो? यहां किस गलत इरादे से आए हो? होम्स ने बड़ी मीठी आवाज में कहा, आपसे 10 मिनट के लिए बातचीत करना चाहता था भाई साहब। मेरे पास हर ऐरे गैरे से बात करने का टाइम नहीं है। हमें यहाँ कोई अजनबी नहीं चाहिए। भागो यहाँ से, नहीं तो कुत्ता छोड़ दूंगा तुम्हारे पीछे। होम्स आगे झुका और उसने ट्रेनर के कान में कुछ कहा। वो बुरी तरह चौंक गया और उसकी कनपटियां लाल हो गईं। वो जोर से चिल्लाया, ये झूठ है, सफेद झूठ। बहुत बढ़िया, इसके बारे में यहाँ सबके सामने बहस करें या अंदर कमरे में चलें? होम्स ने बड़े ही प्यार से पूछा। ठीक है, अंदर आना चाहते हो तो आओ। होम्स ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, मैं बस कुछ ही मिनटों का इंतजार करवाऊंगा तुम्हें वॉटसन। और अब मिस्टर ब्राउन, चलिए कहाँ चलना है? उन्हें गए 20 मिनट हो गए थे और शाम की लाली धुंधलके में बदल चुकी थी जब होम्स और ट्रेनर बाहर आए। आज तक मैंने किसी में इतना बदलाव नहीं देखा था जितना इस समय साइलस ब्राउन में देखा। उसके चेहरे पर मुर्दानगी छाई हुई थी, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि उसका हंटर पेड़ की टहनी की तरह हिल रहा था। उसका झगड़ालू रूप तो कब का गायब हो चुका था और वो चुपचाप होम्स के साथ ऐसे चला आ रहा था जैसे कोई कुत्ता अपने मालिक के पीछे चलता है। वो मरी हुई आवाज में बोला, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। होम्स ने चारों ओर देखते हुए कहा, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसकी आंखों में छिपी चेतावनी को देखकर ब्राउन दहल गया। नहीं नहीं, कोई गलती नहीं होगी, वो वहां मौजूद होगा। पहले मैं उसे बदलूं या नहीं? होम्स ने कुछ सोचा, फिर हंस पड़ा। नहीं, ऐसा मत करना, मैं तुमको चिट्ठी लिखकर बताऊंगा। और हाँ, अब कोई चालाकी नहीं, वरना प्लीज मेरा यकीन करो, मेरा यकीन करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। हाँ, मुझे लगता है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं। कल मैं तुमसे संपर्क करूंगा। इतना कहकर होम्स मुड़ गया और हम किंग्स पाइलैंड की ओर चल दिए। मैंने उससे कहा, मैंने एक ही इंसान को गुंडे, डरपोक और चालाक के रूप में एक साथ इतना नहीं देखा जितना ये साइलस ब्राउन है। क्या घोड़ा इसी के पास है? वो तो मना कर रहा था, पर मैंने उसको हूबहू बताया कि क्या हुआ था और उस सुबह उसने क्या किया था। तब उसे भरोसा हो गया कि मैं उसे देख रहा था। तुमने चौकोर पंजों के निशान देखे थे और उसके बूट उन्हीं निशानों के आकार के थे। ये भी सही है कि कोई नौकर ये करने की हिम्मत कर ही नहीं सकता था। मैंने उसे बताया कि कैसे जब अपनी आदत के मुताबिक वो सबसे पहले जाग गया तो उसने देखा कि एक घोड़ा यहाँ वहाँ घूम रहा है। कैसे वो उसके पास गया और उस घोड़े के माथे पर सफ़ेद निशान को देखकर वो चौंक गया,
क्योंकि उस निशान से वो पहचान गया था कि यही वो लोकप्रिय घोड़ा सिल्वर ब्लेज है जो उस घोड़े को हरा सकता था जिस पर उसने पैसा लगा रखा था। फिर मैंने उसे बताया कि कैसे उसकी पहली प्रतिक्रिया ये रही कि उसे वापस किंग्स पाइलैंड ले जाए, और फिर कैसे उसके अंदर के शैतान ने उसे समझाया कि वो दौड़ खत्म होने तक घोड़े को छिपा सकता है, और कैसे वो उस घोड़े को वापस ले गया और उसने उसे मेपल्टन में छुपा दिया। जब मैंने उसे सारी छोटी छोटी बातें बता दी तो उसने हार मान ली और अब वो सिर्फ अपने आप को बचाने के बारे में सोच रहा है। लेकिन उसके अस्तबल की तो तलाशी ले ली गई थी, मैंने पूछा। उस जैसे आदमी के पास ऐसे कामों के लिए बहुत तरकीबें हैं। लेकिन क्या तुमको घोड़ा उसके कब्जे में छोड़ने में डर नहीं लग रहा, क्योंकि वो जरूर उसे चोट पहुंचाना चाहेगा, मैंने कहा। माय डियर वॉटसन, वो उसको अपनी आंखों का तारा बनाकर रखेगा। वो जानता है कि माफी पाने के लिए उसे घोड़े को सुरक्षित दिखाना ही होगा। मुझे नहीं लगता कि कर्नल रॉस इस तरह का आदमी है जो इस तरह के मामले में उसे माफ करने को तैयार हो जाएगा। ये मामला कर्नल रॉस के हाथ में नहीं है। मैं अपने ही तरीकों पर चलता हूँ और उतना ही ज्यादा या कम बताता हूँ जितना मुझे ठीक लगता है। मैं नौकरी पेशा नहीं हूँ और इसका यही फायदा है। पता नहीं तुमने देखा या नहीं वॉटसन, लेकिन कर्नल का रवैया कुछ ज्यादा ही सख्त है। अब मेरी इच्छा है कि मैं उसके साथ कुछ मजाक करूं। अभी उसे घोड़े के बारे में कुछ नहीं बताना। तुम्हारी इजाजत के बगैर हरगिज नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और बेशक जॉन स्ट्रेकर को किसने मारा, इस सवाल के आगे ये बात बड़ी ही मामूली है। और अब तुम अपना ध्यान उस तरफ लगाओगे, मैंने पूछा। नहीं, बल्कि हम दोनों आज रात की ट्रेन से वापस लंदन जा रहे हैं। अपने दोस्त की इस बात को सुनकर मैं सन्न रह गया। हमें डेवनशायर आए कुछ ही घंटे हुए थे और ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि वो ऐसे केस से कैसे मुंह मोड़ लेगा जो उसने इतनी होशियारी से शुरू किया था। लेकिन मैं उससे एक भी शब्द और नहीं निकलवा सका जब तक हम वापस ट्रेनर के घर नहीं पहुंच गए। कर्नल और इंस्पेक्टर पार्लर में हमारा इंतजार कर रहे थे। होम्स ने उनसे कहा, मैं और मेरा दोस्त मिडनाइट एक्सप्रेस से वापस शहर जा रहे हैं। इंस्पेक्टर की आंखें चौड़ी हो गईं और कर्नल के होठ व्यंग्य से टेढ़े हो गए। वो बोला, तो तुम बेचारे स्ट्रेकर के हत्यारे को हिरासत में लेने से कतरा रहे हो? होम्स ने कंधे उचका दिए। हाँ, इस काम में बहुत मुश्किलें हैं। फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारा घोड़ा मंगलवार की दौड़ में शामिल हो जाएगा, और मैं चाहता हूं कि तुम अपने जॉकी को तैयार रखो। क्या मैं मिस्टर जॉन स्ट्रेकर की एक फोटो मांग सकता हूं? इंस्पेक्टर ने जेब से एक लिफाफा निकालकर उसे थमा दिया। माय डियर ग्रेगरी, तुम पहले से ही जान लेते हो कि मुझे क्या चाहिए। अगर मैं तुमसे कहूं कि 1 मिनट यहां पर रुको, मुझे जरा नौकरानी से एक सवाल पूछना है, तो कैसा होगा? जब होम्स कमरे से बाहर निकल गया तो कर्नल रॉस ने सपाट स्वर में कहा, मुझे कहना पड़ेगा कि मैं अपने इस लंदन वाले कंसल्टेंट से बेहद निराश हूं। मुझे नहीं लगता कि उसके आने के बाद हम इस केस पर जरा सा भी आगे बढ़े हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, कम से कम आपको ये दिलासा तो है कि आपका घोड़ा दौड़ में भाग पाएगा। हाँ, उसने दिलासा तो दिया है, कर्नल ने कहा। मुझे तो घोड़ा चाहिए। मैं अपने दोस्त के पक्ष में कोई जवाब देना ही चाहता था कि वो फिर से कमरे में आ गया। चलो दोस्तों, मैं टेविस्टॉक जाने के लिए तैयार हूं। जब वो गाड़ी में चढ़ा तो अस्तबल वाले एक लड़के ने दरवाजा खोला। होम्स को अचानक कुछ सूझा क्योंकि उसने झुककर लड़के की बांह को छुआ। फिर उसने पूछा, तुम्हारे पास कुछ भेड़ें भी हैं, उनकी देखभाल कौन करता है? मैं करता हूं सर। क्या तुमने उनमें कोई नई बात देखी है? कोई खास बात तो नहीं थी सर, लेकिन उनमें से 3 अचानक लंगड़ी हो गई हैं। ये बात सुनकर होम्स ऐसे खुश हुआ जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। ये बहुत लंबा तुक्का था वॉटसन, बहुत ही लंबा। मेरी बाह पर चुटकी काटते हुए वो बोला, ग्रेगरी, मैं तुम्हारा ध्यान भेड़ों में हुई इस अजीब बीमारी की तरफ खींचना चाहता हूं। गाड़ी चलाओ गाड़ी वाले। कर्नल रॉस के चेहरे पर अब भी वही भाव थे कि वो मेरे दोस्त की काबिलियत को ज्यादा अच्छा नहीं समझ रहे थे, लेकिन मैंने इंस्पेक्टर के भाव से समझ लिया कि उसका ध्यान इसी तरफ है। तुमको ये बात काम की लगती है? उसने होम्स से पूछा। बहुत ज्यादा। क्या कोई और मुद्दा बचा है जिसकी ओर तुम मेरा ध्यान खींचना चाहते हो? इंस्पेक्टर ने बड़े ही ठंडे स्वर में पूछा। हाँ,
रात के समय कुत्ते के रवैये की ओर। अरे लेकिन कुत्ते ने तो रात को कुछ किया ही नहीं। यही तो ध्यान देने वाली बात है मेरे दोस्त, शर्लॉक होम्स ने जोश से कहा। 4 दिन बाद मैं और होम्स फिर से विंचेस्टर की ओर जाने वाली ट्रेन में बैठे थे। वेसेक्स कप की रेस देखने के लिए पहले से ही तय हो गया था और कर्नल रॉस हमें स्टेशन के बाहर ही मिल गया। हम उसकी गाड़ी में बैठ शहर के पार रेस कोर्स पहुंचे। उसका चेहरा गंभीर था और व्यवहार एकदम ठंडा। मुझे अपना घोड़ा कहीं भी नजर नहीं आया, उसने कहा। क्या उसे देखकर आप उसे पहचान पाएंगे? होम्स ने पूछा। कर्नल और भी नाराज हो उठा। मैं 20 सालों से मैदान पर हूं और किसी ने आज तक मुझसे ये सवाल नहीं किया है। एक बच्चा भी सिल्वर ब्लेज को उसके सफेद माथे और चितकबरे पैर से पहचान लेता। अच्छा, सट्टा कैसा चल रहा है? होम्स ने पूछा। यही तो अजीब बात है। कल तुमको 15 के 1 मिलते, लेकिन दाम घटते जा रहे हैं। अब मुश्किल से 3 का 1 मिल सकता है। होम्स ने कहा। किसी को कोई बात मालूम है, ये बात तो साफ है। जब गाड़ी स्टैंड के पास आकर रुकी तो मैंने कार्ड पर झांक कर देखा कि कौन कौन घोड़े रेस में भाग ले रहे थे। वो इस प्रकार था। वेसेक्स प्लेट 50 सॉवटेन प्रति फुट ऊंचाई और 4-5 साल के घोड़ों के लिए 1000 सॉवटेन अतिरिक्त। दूसरा 300 पाउंड, तीसरा 200 पाउंड। नया कोर्स लगभग 2.5 किलोमीटर। नंबर 1 मिस्टर हीथ न्यूटन का द नीग्रो, लाल कैप भूरा जैकेट। दूसरा कर्नल वॉर्डलॉ का प्यूजिलिस्ट, गुलाबी कैप लाल और काला जैकेट। नंबर 3 लॉर्ड बैकवाटर का डेस्बोरो, पीला कैप लाल आस्तीन। नंबर 4 कर्नल रॉस का सिल्वर ब्लेज, काला कैप लाल जैकेट। नंबर 5 ड्यूक ऑफ बॉलमोराल का आइरिस, पीली और काली लकीरें। नंबर 6 लॉर्ड सिंगलफोर्ड का रेस्पर, बैंगनी कैप काली आस्तीन। कर्नल ने कहा, हमने दूसरा वाला काट दिया और सारी उम्मीद तुम्हारे वादे पर लगा दी। अरे ये क्या, सिल्वर ब्लेज लोकप्रिय? रिंग से शोर सुनाई दिया। सिल्वर ब्लेज पर 5 के 4, डेस्बोरो पर 15 के 5, मैदान पर 5 के 4। ये तो नंबर बोले जा रहे हैं। सभी 6 वहां पर हैं, मैंने कहा। सभी 6 हैं? इसका मतलब मेरा घोड़ा दौड़ रहा है। कर्नल बहुत ही उत्तेजना से बोला। लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मेरे कलर्स अभी नहीं गुजरे हैं। सिर्फ 5 गुजरे हैं। ये छठा तुम्हारा होगा। जब मैं बोल रहा था तो एक शक्तिशाली घोड़ा हमारे सामने से दौड़ा और उसकी पीठ पर कर्नल का मशहूर काला और लाल रंग था। उसका मालिक चिल्लाया, वो मेरा घोड़ा नहीं है। इसके शरीर पर एक भी सफेद बाल नहीं है। ये तुमने क्या किया है मिस्टर होम्स? मेरा दोस्त बगैर परेशान हुए बोला, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं कि ये दौड़ता कैसा है। कुछ मिनटों तक वो मेरे फील्ड ग्लास से देखता रहा। अचानक वो चिल्लाया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुरुआत बहुत बढ़िया है। वो आ रहे हैं, वो मोड़ पर हैं। अपनी गाड़ी से हमको सारे घोड़े साफ नजर आए। वे सब इतने पास पास थे कि एक ही कालीन से ढके जा सकते थे। लेकिन आधे रास्ते के बाद मेपल्टन अस्तबल का पीला आगे निकल गया, पर हमारे पास तक पहुंचने के पहले डेस्बोरो पीछे रह गया और कर्नल का घोड़ा अपने प्रतिद्वंद्वी से काफी आगे था और ड्यूक ऑफ बॉलमोराल का आइरिस तीसरे स्थान पर रहा। कर्नल ने आंखों पर हाथ फेरते हुए हाँफते हुए कहा, किसी भी तरह ये रेस तो मेरी है। मैं मानता हूं कि मुझे इसका सिर पैर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुमको नहीं लगता कि तुमने ये राज बहुत देर तक छिपा रखा है? बिल्कुल कर्नल, तुमको सब कुछ मालूम हो जाएगा। चलो हम सब अपने घोड़े को देख कर आते हैं, वो यहाँ पर है। हम उस जगह तक गए जहां पर सिर्फ घोड़ों के मालिक और जान पहचान वालों को ही जाने की इजाजत थी। तुम इसका पैर और चेहरा वाइन की स्पिरिट में धो और तुम पाओगे कि ये वही तुम्हारा अपना सिल्वर ब्लेज है। होम्स ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। तुम तो मेरी सांस रोक रहे हो, कर्नल ने कहा। मैंने उसे एक धोखेबाज के यहाँ ढूंढ निकाला था और इसको वैसे ही दौड़ाया जैसा ये मिला था। माय डियर सर, आपने तो कमाल कर दिया। घोड़ा बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त दिख रहा है। इससे पहले ये कभी भी इससे अच्छा नहीं दौड़ा। मैं 1000 बार माफी मांगता हूं कि मैंने तुम्हारी काबिलियत पर शक किया। तुमने मेरा घोड़ा ढूंढकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। इससे भी बड़ा एहसान मुझ पर यह होगा कि जॉन स्ट्रेकर के हत्यारे का पता लगा दो। कर्नल के स्वर में अब शंका की जगह तारीफ के भाव थे।
होम्स ने बड़ी ही शांति से कहा। वो तो मैं पहले ही कर चुका हूं। मैं और कर्नल दोनों हैरानी से उसे देखते रह गए। तुमने कातिल को ढूंढ निकाला? तो फिर वो कहाँ है? वो यहीं है। यहीं? कहाँ? इस समय मेरे पास ही है। उसकी बात का मतलब समझकर कर्नल गुस्से से लाल हो गया। मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारे एहसान के बोझ से दबा हुआ हूं मिस्टर होम्स, लेकिन मुझे ये समझना होगा कि तुमने अभी जो कुछ कहा वो या तो मेरी बेइज्जती है या बहुत ही भद्दा मजाक। शर्लॉक होम्स हंस पड़ा। आप मेरी बात को गलत समझे हैं कर्नल। मैं इस जुर्म से आपका नाम नहीं जोड़ रहा हूं। असल में असली हत्यारा ठीक आपके पीछे खड़ा है। इतना कहकर वो एक कदम पीछे हटा और उसने सिल्वर ब्लेज की चमकदार गर्दन पर अपना हाथ रख दिया। घोड़ा? कर्नल और मैं दोनों ही चिल्ला पड़े। जी हां, घोड़ा। और उसका गुनाह कम लगने के लिए मैं बता दूं कि ऐसा उसने अपनी आत्मरक्षा में किया था और जॉन स्ट्रेकर जैसा व्यक्ति तुम्हारे भरोसे के काबिल बिल्कुल नहीं था। लेकिन देखो, घंटी बज गई है और क्योंकि दूसरी दौड़ में मुझे कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं विस्तार में सारी बात किसी और समय बताऊंगा। उसी शाम हमें ट्रेन में सीट मिल गई जिसमें हम वापस लंदन लौट आए और मुझे लगता है कि वो यात्रा कर्नल रॉस और मुझे बहुत छोटी लगी, क्योंकि रास्ते भर हम अपने दोस्त से सारा किस्सा सुनते रहे जो उस सोमवार की रात डार्टमूर के ट्रेनिंग अस्तबलों में हुआ था और कैसे उसने ये सारी गुत्थी सुलझाई। उसने बताया, मैं मानता हूं जो भी अनुमान मैंने अखबारों की रिपोर्ट के आधार पर बनाए थे वे गलत थे। फिर भी उनमें कुछ संकेत मिल रहे थे जो दूसरे विवरणों की वजह से धुंधले पड़ गए थे। मैं ये मानकर डेवनशर गया था कि फिट्जरॉय सिम्पसन ही असली अपराधी है, हालांकि मैंने ये भी देखा था कि उसके खिलाफ सबूत पक्के नहीं थे। जब हम ट्रेनर के घर पहुंचे तो गाड़ी में बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि उस रात शोरबे वाले मटन का आखिर क्या महत्व था। तुम्हें याद होगा कि मैं परेशान था और तुम सबके उतरने के बाद भी गाड़ी में बैठा रहा था। मैं अपने मन में सोच रहा था कि मैं इतना साफ सुराग कैसे नहीं देख पाया। ये मेरे तर्क की जंजीर की पहली कड़ी थी। पिसा हुआ अफीम स्वादहीन नहीं होता, उसकी महक बुरी नहीं होती, लेकिन समझ में आ जाती है। अगर उसे किसी साधारण खाने में मिलाया गया होता तो खाने वाला फौरन समझ जाता और फिर उसे नहीं खाता। शोरबे में ही अफीम का स्वाद दब सकता था। ये बिल्कुल ही असंभव है कि फिट्जरॉय ने ये शोरबा ट्रेनर के परिवार को खिलवाया होगा। ये भी नहीं माना जा सकता था कि उस रात कोई ऐसा खाना पकाया गया था जिसमें अफीम का स्वाद ढक सकता था। उसी रात को ही फिट्जरॉय को सूझा कि अफीम लेकर आए, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। इसलिए सिम्पसन इस केस से बरी हो जाता है और हमारा ध्यान स्ट्रेकर और उसकी पत्नी पर टिक जाता है, क्योंकि उन्हीं दोनों ने उस रात डिनर के लिए शोरबेदार मटन बनवाया होगा। अफीम तब मिलाई गई जब ये डिश अस्तबल वाले लड़के के लिए अलग रख दी गई थी, क्योंकि बाकी सब ने भी यही खाया था, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ था। इनमें से कौन इस डिश के पास गया था जब नौकरानी नहीं देख रही थी? इस सवाल का जवाब देने से पहले ही मैं कुत्ते की चुप्पी का महत्व भी समझ गया था, क्योंकि एक सही तुक्के से बाकी तुक्के भी सही बैठ जाते हैं। सिम्पसन वाले किस्से से पता चला था कि अस्तबल में एक कुत्ता पाला गया था और हालांकि कोई अंदर गया और एक घोड़ा लेकर बाहर आया और वो मौका नहीं था जिसे ऊपर सो रहे दोनों लड़के जाग सकें, तो जाहिर था कि आधी रात का ये मेहमान ऐसा था जिसे कुत्ता अच्छी तरह जानता था। इसीलिए वो भौंका नहीं। मैं पहले ही समझ गया था, या यूं कहें करीब करीब समझ गया था, कि रात के सन्नाटे में जॉन स्ट्रेकर ही अस्तबल में जाकर सिल्वर ब्लेज को बाहर लाया था। लेकिन उसका मकसद क्या था? साफ तौर पर उसकी नीयत साफ नहीं थी, वरना वो अपने ही अस्तबल के लड़के को नशीला खाना क्यों खिलाता? लेकिन मुझे इसकी वजह समझ में नहीं आ रही थी। आज से पहले भी ऐसे केस हुए हैं जब ट्रेनरों ने अपने ही घोड़ों के खिलाफ भारी सट्टा लगाया है और फिर बेईमानी करके उनको जीतने से रोका है। कभी ये काम जॉकी की जेब गरम करके होता है और कभी कभी दूसरे तरीके अपनाए जाते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था? मुझे उम्मीद थी कि उसकी जेब में मिले सामान से मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकूंगा, और वाकई ऐसा ही हुआ। तुम उस नायाब चाकू को नहीं भूले होंगे जो मृतक के हाथ में मिला था। एक ऐसा चाकू जो कोई भी समझदार आदमी हथियार के तौर पर कभी इस्तेमाल नहीं करेगा।
जैसा डॉक्टर वॉटसन ने हमें बताया, उस तरह के चाकू का उपयोग बारीक से बारीक सर्जरी के काम में लाया जाता है। ये चाकू उस रात एक बारीक सर्जरी के ही काम में आने वाला था। घुड़दौड़ के अपने अनुभव से तुम जानते ही होंगे कर्नल रॉस कि घोड़े के कूल्हे की नस पर हल्का सा अगर चुभा दिया जाए तो उसका कोई निशान बाकी नहीं रहता, लेकिन जिस घोड़े के साथ ऐसा किया गया हो वो हल्का सा लंगड़ाने लगता है, जिसका कारण या तो गठिया या ज्यादा कसरत समझा जाता है। इस बात पर कभी किसी का शक नहीं जाता कि घोड़े के साथ इस किस्म की छेड़छाड़ की गई है। दुष्ट पाजी! कर्नल बुरी तरह बौखला गया। अब तो तुमको ये समझ में आ गया होगा कि जॉन स्ट्रेकर घोड़े को बाहर क्यों ले गया था। इतनी स्फूर्ति वाले घोड़े पर अगर वो अस्तबल में ही चाकू लगाता तो वो इतना शोर मचाता कि गहरी से गहरी नींद में सोने वाला भी जाग जाता। इसलिए ये बहुत जरूरी था कि उसे बाहर ले जाया जाए। मैं कितना अंधा था, कर्नल बोला। इसी के लिए उसे मोमबत्ती चाहिए थी और इसीलिए उसने माचिस जलाई थी। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके सामान की जांच करते समय मुझे न सिर्फ उसके जुर्म का तरीका बल्कि जुर्म की वजह भी मिल गई। एक दुनियादार इंसान होने के नाते तुम जानते ही हो कर्नल कि लोग दूसरों के बिल जेब में लिए नहीं फिरते। हम सबके पास अपने ही काफी बिल होते हैं भरने के लिए। मैं फौरन समझ गया कि स्ट्रेकर दोहरी जिंदगी जी रहा है और एक दूसरे परिवार को भी पाल रहा है। उस बिल को देखकर मैं समझ गया कि इस मामले में एक औरत शामिल थी जिसकी फरमाइशें बहुत महंगी थीं। आप अपने नौकरों के लिए हाथ खुला रख सकते हो, लेकिन उनकी बीवियों को 20 गिन्नियों की ड्रेस नहीं दिलवा सकते। जब मिसेस स्ट्रेकर से ड्रेस के बारे में पूछा तो उसके जवाब से मैं समझ गया कि ड्रेस उसे नहीं मिली थी। फिर मैंने मिलिनर का पता लिया और सोचा कि अगर मैं वहां पर स्ट्रेकर की फोटो के साथ जाऊं तो मैं इस काल्पनिक डार्बीशर का भेद खोल सकूंगा। उसके बाद सब कुछ एकदम साफ हो गया। स्ट्रेकर घोड़े को गड्ढे तक ले गया जहां उसकी रोशनी कोई देख नहीं सके। भागते समय सिम्पसन का कैप गिर गया था और स्ट्रेकर ने यह सोचकर कैप उठा लिया कि शायद वो घोड़े के पैर बांधने के काम आ सकेगा। गड्ढे में पहुंचने पर वो घोड़े के पीछे गया और उसने माचिस जलाई, लेकिन अचानक हुई उस रोशनी से घोड़ा डर गया और जानवरों की अद्भुत आभास शक्ति से ये जान गया कि उसको कोई नुकसान पहुंचाया जाने वाला है। इसलिए वो जोर से उछला और उसकी स्टील की नाल पूरे जोर से स्ट्रेकर के माथे पर लगी। बरसात के बावजूद उसने अपना ओवरकोट उतार दिया था कि उसके नाजुक काम में बाधा ना आए। गिरते गिरते वो तेज चाकू उसकी खुद की जांघ में घुस गया। क्या मैं अपनी सारी बात समझा चुका हूं? कर्नल बोला। कमाल है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम वहीं पर मौजूद थे। मेरा आखिरी तुक्का, मैं मानता हूं, थोड़ा लंबा था। मुझे लगा कि स्ट्रेकर जैसा चालाक आदमी इतना नाजुक ऑपरेशन बिना अभ्यास के नहीं करेगा। तो फिर सवाल ये था कि वो अभ्यास किस पर करेगा। फिर मेरी नजर भेड़ों पर गई और मैंने उस लड़के से एक सवाल पूछा जिससे ये साबित हो गया कि मेरा तुक्का सही था। तुमने सारी बात बहुत ही अच्छी तरह समझा दी है मिस्टर होम्स, कर्नल ने आभारी स्वर में कहा। जब मैं लंदन लौटा तो मैं मिलिनर के घर गया। उसने फौरन ही पहचान लिया कि स्ट्रेकर उसका अच्छा ग्राहक था जिसका नाम डार्बीशर था और जिसकी महंगी चीजें पसंद करने वाली एक बेहतरीन बीवी थी। इस बात में कोई शक नहीं कि इस औरत ने उसे सिर से पैर तक कर्ज में डुबो दिया था और इसीलिए उसे ये साजिश रचनी पड़ी। कर्नल ने पूछा, तुमने एक बात के अलावा बाकी सब कुछ समझा दिया है। घोड़ा कहाँ पर था? ओह, वो वहां से भाग गया था और तुम्हारे एक पड़ोसी ने उसे अपने यहाँ रख लिया और उसे आपको माफ करना होगा। और अब मुझे लगता है कि क्लैपहैम जंक्शन आ गया है। अगर मैं सही कह रहा हूं तो हम 10 मिनट से कम समय में ही विक्टोरिया पहुंच जाएंगे। अगर आप हमारे कमरे में आराम से बैठकर सिगार का कश लेना चाहें तो मैं खुशी खुशी आपको वो सारी जानकारी दूंगा जो आप चाहते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जल्द ही एक और नायाब कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।